लास्ट क्लास में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा था कि एप्लीकेशन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। देन हमने उसका वेरिएंस एनालिसिस भी किए थे कि किस टाइप के उसके वेरिएंस एनालिसिस होते हैं, तो वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली इसकी ज़रूरत पेश क्यों है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कॉस्टिंग में की डेवलपमेंट हुई कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हिस्टोरिकल बेसिस पे कॉस्टिंग की जाती थी कि पिछले जो पास्ट रिकॉर्ड होता था, एक्चुअल कॉस्ट इंकर हो रही थी पास्ट ईयर की, वो अकाउंट फॉर करके हम उसको एक अगले अगली जो ईयर नेक्स्ट ईयर की जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे थे उसके लिए हम प्रोडक्ट करते थे कि ये कॉस्ट इस तरह से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे चल रहे थे। लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन नंबर 1 ये थी कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं होती थी उसमें। कॉस्ट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर कॉस्ट। एंड सेकंड उसमें क्या था कि रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं होती थी। डेटा कंपाइल होते होते, रिपोर्ट बनते बनते, कॉस्ट कैलकुलेट होते होते टाइम ले जाती थी, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट को एलिमिनेट करने की, हिस्टोरिकल कॉस्ट को छोड़ के आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ निकले। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या कि आप प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली आप जो स्टैंडर्ड की बेस पे चल रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? इट्स अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, ये बेसिकली प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती है, या इसको सेकंड हम कहते हैं टारगेट कॉस्ट, कि हमारी टारगेट कॉस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली हम पर यूनिट प्री डिटरमिन्ड कर रहे होते हैं कॉस्ट को। ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट आगे पढ़ भी रहे हैं कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होगी। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, प्री डिटरमिन्ड पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्ट अडॉप्ट करते हैं। देन इसमें ये एक टारगेट कॉस्ट होती है, इसको टारगेट कॉस्ट भी बोलते हैं। टारगेट कॉस्ट। सेकंड में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स, कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं? नंबर 1 है करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स क्या होता है? व्हाट इज करंट स्टैंडर्ड्स? करंट स्टैंडर्ड बेसिकली जो करंट प्रिवेलिंग सिचुएशंस चल रही होती हैं आपकी प्रोडक्शन की या बिजनेस की या जो भी है, उसके बारे में जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए होते हैं वो आपके करंट स्टैंडर्ड होते हैं। दीज आर फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म पीरियड, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, करंट स्टैंडर्ड जो करंटली प्रिवेल कर रहे होते हैं आपके पास और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देन आ जाता है सेकंड बेसिक, बेसिक स्टैंडर्ड्स। These type of standards are long term standards. लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। ये एक बेसिक टाइप का स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। देन आ जाता है करंट बेसिक एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो आपके जो होते हैं ये अटेनेबल होते हैं, यानी जो आपके पास ऑपरेटिंग एफिशिएंट ऑपरेटिंग जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें अटेनेबल जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं। यानी एक स्टैंडर्ड आप सेट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर लें जिसको अटेनेबल ही नहीं है। तो लेबर का आप लेस्ट आप टाइम सेट करते हैं कोई भी, तो अगर वो टाइम मीट ही नहीं कर पा रही उसमें जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ था, इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड में इशू है, आपको स्टैंडर्ड को चेक करना होगा। तो आपने स्टैंडर्ड किस तरह से सेट करना होता है कि जो नॉर्मली अटेनेबल भी हो, तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड कहलाते हैं जो अटेनेबल हों इन
जो आपके परफॉर्मेंस चल रही होती है, जो आपका ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, एफिशिएंटली उसको अचीव भी कर सके, अटेंड भी कर सके। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजटेड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर यूनिट कॉस्ट होती है। किसी भी एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आगे आगे देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है। तो बेसिकली पर यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं, जबकि बजटेड कॉस्ट होती है ये पूरे ऑपरेशंस के लिए होती है ये इन होल आपको कैलकुलेट करके मिलती है। तो ये पूरे ऑपरेशंस को जो है ना, हम इसमें कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, एक किसी ये प्रोडक्ट ए की 3 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। लेट्स सपोज आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30,000 जो इन टोटल जो आपकी पूरे ऑपरेशन की कॉस्ट आ रही है वो 30,000 है। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आप पर यूनिट ले रहे होते हैं, पर यूनिट कैलकुलेशन करने के बाद जब आप होल में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पूरे ऑपरेशन की, तो वो आपकी बजटेड कॉस्ट कहलाती है। कि आपने बजटेड जो बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड की बेस पे सेट कर रहे हैं, तो टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर होने जा रहा है उसके रेलिवेंट वो आपका बजटेड कहलाएगा। पर यूनिट बजट कॉस्ट भी कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका पर यूनिट पे जाके सेट होता है, ये होल कॉस्ट पे स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। कॉस्ट तो कैलकुलेट की जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका जो सेट किया जाएगा पर यूनिट ही किया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजटेड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहलाती है और बजटेड कॉस्ट हम किसको कहते हैं। अब हम जाते हैं ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह से ये हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है और क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम ओवरव्यू एक देख लेते हैं, और मैं इधर ड्रा भी कर लेता हूँ, इसका पूरा एक ओवरव्यू ड्रा कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली है क्या। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हमारी होती है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। किसी भी आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है, देन उसका कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आपने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली, और फिर देन जब आपने प्रोडक्शन कर ली तो आपके पास एक एक्चुअल कॉस्ट भी सामने आ गई। तो अब हम इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन होगा, ठीक है। वेरिएंस जो है वो आइडेंटिफाई होगा एंड इन्वेस्टिगेट होगा। ठीक है, वेरिएंस एनालाइज किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा स्टैंडर्ड कास्ट का एक्चुअल कास्ट के साथ, और वेरिएंस एनालिसिस एनालाइज किया जाएगा, और फिर वेरिएंस जो अंकर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वेरिएंस किस, इसका प्रॉब्लम क्या था स्टैंडर्ड कास्टिंग और एक्चुअल कास्टिंग में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें रीजन क्या है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जो भी वेरिएंस क्रिएट हो रहा है। और इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड में जो वेरिएंस आया वो किस वजह से आया है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं, देन जो भी चेंज रिक्वायर्ड होती है आपके स्टैंडर्ड में,
चेंज इन स्टैंडर्ड वो की जाती है। तो दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्ड कास्टिंग। स्टैंडर्ड कास्टिंग में नंबर 1 क्या होता है? स्टैंडर्ड कास्टिंग फॉर एक्चुअल आउटपुट आप सेट करते हैं, देन एक्चुअल कॉस्ट जो है वो उसकी आप कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड कास्ट एक्चुअल कास्ट कंपैरिजन वेरिएंस एनालिसिस आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वेरिएंस एनालिसिस है क्या, किस वजह से इंकर हो रहा है। देन उसका करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जो भी इसमें करेक्शन हम कर सकते हैं वो लेते हैं, और देन हम अपना लास्ट पे क्या कर रहे हैं, अपना अपना चेंज कर रहे होते हैं अपने स्टैंडर्ड में। क्योंकि स्टैंडर्ड में आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है मे बी आपने रॉन्गली सेट कर लिया हो, कोई रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट कर लिया हो, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो देन हम इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या चेंजेस लेके आएंगे। तो ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड कास्टिंग में। पूरी एक ओवरव्यू बनता है कि स्टैंडर्ड कास्टिंग बेसिकली होती क्या है, और फिर एक्चुअली इस कंपैरिजन करने के बाद हम क्या करेक्टिव एक्शंस ले रहे होते हैं। पूरा एक ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग ये सिस्टम का बनता है। 5th पे हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। अब ये जो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ये बेसिकली एस्टेब्लिश कैसे होते हैं, इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फॉर मटेरियल पर्पस के लिए, हम इनके कैसे इनको स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। तो नंबर 1 मटेरियल के रेलिवेंट है। बेसिकली आप क्या देखते हैं कि मटेरियल कैसे सेट किया जा रहा है। तो मटेरियल डिपेंड कर रहा होता है, ये इंजीनियर स्टडी भी करते हैं, जिस तरह मैंने कहा हिस्टोरिकली भी देखा जाता है। हिस्टोरिकली भी देखा जाता है कि जो पास में मटेरियल आपका प्रोडक्ट पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसको भी एक व्यू लिया जाता है। सेकंड, इसमें इंजीनियर स्टडीज करते हैं ऑन द ऑन डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डिजाइन पे की जाती है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इंजीनियर जो स्टडीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एज डिजाइन क्या है, उस पर कितना मटेरियल लगेगा, उसकी पूरी एक स्पेसिफिकेशंस देखी जाती हैं, मेजरमेंट की जाती है, और फिर देखा जाता है, एक कैलकुलेशन की जाती है कि इसमें मटेरियल कितना लगेगा, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। देन जो हम हमारी क्वालिटी की पॉलिसीज होती हैं, हर कंपनी की एक क्वालिटी पॉलिसी होती है, क्वालिटी की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भी मटेरियल की एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। लेट्स सपोज आप किसी एक में क्वालिटी, आप कोई कंपनी है कोई लोकल टाइप उसमें वो इंश्योर नहीं कर रही क्वालिटी, तो वो मटेरियल में वो जो है एक स्टैंडर्ड नहीं है, वो कुछ भी कभी कम मटेरियल ऐड कर देंगी, कभी ज़्यादा मटेरियल ऐड कर रही होंगी, तो वो क्या तो उनकी क्वालिटी पॉलिसीज नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपनी क्वालिटी जो है वो बरकरार रखने के लिए मटेरियल पर कंप्रोमाइज नहीं करती। तो इस तरह क्वांटिटी बेस पे भी, क्वालिटी बेस पे भी हम प्रोडक्ट की जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी होती है उसकी बेस पे भी स्टैंडर्ड एक मटेरियल का सेट कर रहे होते हैं। मटेरियल के स्टैंडर्ड में तो ये डिजाइन और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए या हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। इसी तरह लेबर को जो है, लेबर की कैसे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। लेबर जो है वो उसकी स्टडी होती है टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी लेबर की स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, क्योंकि आपको टाइम की ज़रूरत होती है कि 1 मिनट में या 1 आवर में जो है लेबर कितनी प्रोडक्शन करेगी, एक यूनिट पे कितने आवर्स लेगी या टाइम कितना टाइम लेगी। तो इसकी भी एक इंजीनियर्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर का ये जो कैटेगरी की लेबर है, कोई भी लेट्स सपोज एक कैटेगरी की लेबर है, तो वो इस पे किस तरह से जो है वो टाइम टेक कर रही है। तो स्टडी ऑफ टाइम मोशन के हर टाइम के मोशन पे जो है ना आपका कितना टाइम लग रहा है हर एक स्टेप पे, और कोई भी मोशन इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्शन में लेबर के रेलिवेंट, उसमें आपका देखा जाता है कि कास्ट आपकी क्या जो टाइम है वो क्या टेकन हो रहा है। तो इसकी बेस पे स्टडी की जाती है और फिर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लिया जाता है कि लेबर लेट्स सपोज एक किसी एक प्रोडक्ट को 1 आवर में कंप्लीट करती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड 1 आवर्स। ये स्टडी हमें बता देगी कि ये स्टैंड 1 आवर में कंप्लीट होगी कोई भी एक लेट्स सपोज प्रोडक्ट है।
इसी तरह ओवरहेड्स का जो ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किया जाता है, बेसिकली ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड तो आप ओवरहेड्स तो ओवरहेड ही होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसका बेसिकली स्टैंडर्ड तो नहीं होता, लेकिन जो लेबर का टाइम होता है उस टाइम के बेस पे आप जितने भी ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आप टाइम जो लेबर टाइम है लेबर टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है पर आर या पर टाइम जो भी है पर आर आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, पर आर फैक्ट्री ओवरहेड। अगर VUH है तो VUH का भी इसी तरह आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स, और FOH है तो इसी तरह FOH का भी आपके पास आ रहा होगा। तो बेसिकली ओवरहेड्स का हम स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करते हैं कि ओवरहेड में तो आप जानते हैं कि कॉस्ट ही आपके पास होती है, तो टाइम आपका डायरेक्ट लेबर टाइम पे आप डिवाइड करते हुए उनकी पर आवर्स जो है ना वो स्टैंडर्ड एक सेट कर देते हैं कि एक आवर्स पे ओवरहेड्स आपके इतने लगेंगे, इतने रुपीस के लगेंगे। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है कि मटेरियल का हम कैसे कर रहे होते हैं, लेबर का कैसे कर रहे होते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं। अब वेरिएंस एनालिसिस है, देन फिर हम कोशिश करेंगे कुछ MCQs करें इसके। वेरिएंस एनालिसिस में हम एक पूरा व्यू देखते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन कौन से वेरिएंसेस हो सकते हैं और कौन कौन से हो रहे होते हैं। सबसे पहले वेरिएंस एनालिसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू माइनस स्टैंडर्ड टाइम। जो भी है स्टैंडर्ड टाइम का हो रहा है तो एक्चुअल स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे एक्चुअल से। और अगर क्वांटिटी का कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी को देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है और हमारा जो है वो स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगी है। तो वेरिएंस एनालिसिस में सबसे पहले हम प्रॉफिट को देख लेते हैं कि प्रॉफिट वेरिएंसेस। ठीक है, सबसे पहले इसके फिर हम डेप्थ में जाते हैं कि एक प्रॉफिट में जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा था कि आपने एक बजट किया, आपने स्टैंडर्ड एक सेट किया कि हमने एक प्लानिंग की थी कि हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब उस प्रॉफिट में लेट्स सपोज आपने प्लानिंग की कि 100,000 हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने प्लान किया कि 100,000 का हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब ये प्रॉफिट लेट्स सपोज आप 1010 पे भी जा सकते हैं, 110,000 पे भी जा सकते हैं और 90 पे भी आ सकते हैं। ठीक है, या कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो बेसिकली हमने यही देखना है कि ये जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने एक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया था, तो इसकी अब ये डिफरेंस जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, जो हमारी फेवर में होता है। अगर कॉस्ट की सूरत में हम कॉस्ट ज्यादा इंकर कर रहे हैं तो हमारे लिए अनफेवरेबल है, और कॉस्ट अगर हम कम इंकर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड तो हमारा फेवरेबल कहलाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम प्रॉफिट में आ जाएं तो प्रॉफिट अगर हम कम अर्न कर रहे हैं तो इसलिए हमारा अनफेवरेबल हो जाएगा, और अगर हम ज़्यादा फेवर कर रहे हैं अपने प्लान से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमारा फेवरेबल कहलाता है कि हमारे फेवर में है। अब इसमें तीन तरह से वेरिएंस बनते हैं। एक प्रॉफिट है, ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट में वेरिएंस आया है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब हम उसको मजीद फर्दर जाके देखते हैं कि ये किस वजह से होता है। ये तो तीन तरह से हो सकता है। एक तो जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का भी इम्पैक्ट आ जाता है प्रॉफिट में, फिर आपका प्रोडक्शन का भी आ जाता है, फिर टोटल सेल्स मार्जिन को एक जो है वो आप फिर एनालिसिस करते हैं कि मार्जिन में क्या इशू आया आपका जो हमने सेट किया हुआ था। बस ये नंबर वन हम क्या करते हैं जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या बना है।
कॉस्ट वेरिएंस। फिर इसमें सेकंड आ जाता है जी प्रोडक्शन का आपका क्या वेरिएंस है। प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंस। ये प्रोडक्शन के आगे जाके फिर डिवीजन होती है, वो भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन में मजीद कौन से वेरिएंसेस होते हैं। प्रोडक्शन में बहुत टाइप से वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, वो हम आगे फर्दर देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। थर्ड इज यहाँ पे कौन सा और आता है आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, प्रॉफिट में आगे सब डिवीजन होगी। आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस लेना है कि आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस क्या प्लान किए हुए थे, क्या स्टैंडर्ड एक सेट किया हुआ था, और एक्चुअल आपने क्या इंकर किया। ये कम फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। एक आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाके हो रही होती है। प्रोडक्शन में जो आगे अभी फर्दर देख लेते हैं कौन सा सेल मार्जिन में आपका वेरिएंसेस कहाँ पे आ रहा है। आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने क्या सेट किया हुआ था, आपने अर्न क्या किया, किस प्रोडक्ट ए पे आपका फेवरेबल आ रहा है, प्रोडक्ट बी पे अनफेवरेबल आ रहा है। तो इस तरह कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपकी उनकी तरफ। अब प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंसेस में किस किस्म के, जैसे कि हम जानते हैं प्रोडक्शन में क्या होता है, मटेरियल, लेबर प्लस ओवरहेड्स। ये तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने पढ़े थे ना कि देयर आर थ्री एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये तीन जो एलिमेंट हैं इन्हीं की जो है वो इन्हीं की कॉस्ट जो है वो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि ये स्टैंडर्ड जो है मटेरियल का हम लेबर और ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड सेट किया है, तो इसमें मटेरियल में क्या वेरिएंसेस आए हैं, लेबर में क्या आए हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आए हैं। ये बेसिकली इन डेप्थ जाके हम फिर देखते हैं कि ये किस किस्म के वेरिएंसेस बन रहे हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल में हम कौन से वेरिएंसेस लेते हैं। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल में किस तरह के कौन से टाइप्स के हमारे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल में आपके दो तरह से वेरिएंस बनते हैं, दो तरह से तीन तरह से भी बन रहे होते हैं। मोस्टली जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका बनता है, मटेरियल ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल के वेरिएंसेस तो और भी दो तीन तरह से कैलकुलेट होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं वो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाता है कि आपने जिस मटेरियल की एक प्राइस सेट की जाती है बिफोर आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने प्लान किया होता है कि हम कोई भी एक मटेरियल परचेज करने जाएंगे तो इस कॉस्ट पे परचेज करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो आपने देखना होता है कि अब बेसिकली हमने जो स्टैंडर्ड एक सेट किया था उसके अगेंस्ट आपको मार्केट में एक्चुअली प्राइस किस प्राइस पे मिली। तो इसका फॉर्मूला भी अगर हम देख लें साथ साथ तो मेरे ख्याल में वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला पूछ भी लिया जाता है सम टाइम। जो आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होते हैं तो आपको वेरिएंस एनालिसिस के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कोई सी एक वेरिएंस एनालिसिस, लेट्स सपोज आप मटेरियल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, तो आप उसका अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसको बता देते हैं। तो ये आपको थोड़े से जो सिंपल से हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो वेरिएंसेस एनालिसिस होता है वो तो नहीं बेसिकली पूछे जाते। तो इंटरव्यू में जो है ना सिंपल से पूछा जाता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो सकता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या हो सकता है। देन आपको यहाँ लेबर के बारे में पूछा जाए कि लेबर वेज वेरिएंस क्या है या रेट वेरिएंस क्या है। तो उसका फॉर्मूला आपको ये कुछ जो है सिंपल से हैं, इनके फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन होता है। तो आप हमेशा देखेंगे जहां पे भी वेरिएंस क्रिएट हो रहा है तो दो तरह से हो रहा होता है। नंबर वन आपका प्राइस की वजह से हो रहा है, नंबर टू आपका क्वांटिटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि आपने दोनों ही प्लानिंग की होती है। आपने
क्वांटिटी को भी प्लान किया हुआ है आपने, प्राइस को भी प्लान, प्राइस को भी, कॉस्ट को भी जो है ना आपने प्री डिटरमिनेट किया होता है, स्टैंडर्ड एक सेट किया होता है, तो आपने उसको भी देखना है। तो उसमें आपके जो भी वेरिएंस बनेगा, ये जो भी वेरिएंस आपका बनेगा उसमें दो इम्पैक्ट देखेंगे आप। नंबर वन प्राइस का इम्पैक्ट देखेंगे आप, ठीक है। नंबर टू आप क्वांटिटी का देखेंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएंस आपका क्रिएट हो रहा है, लेट्स सपोज आपका मटेरियल में हो रहा है, लेबर में हो रहा है, लेबर में हम उसको एफिशिएंसी का नाम दे देते हैं, तो बेसिकली आप उसकी क्वांटिटी को देख रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर लेबर ने 1 आवर लिया, स्टैंडर्ड था तो उसने 2 आवर क्वांटिटी में आ गया ना कि 1 और 2 आवर्स। अब कॉस्ट है उसने 1 रुपया लगानी थी, उसने 2 रुपये लगी, तो ये कॉस्ट और क्वांटिटी का ही वेरिएंस कहीं पे भी आप कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह से इम्पैक्ट लेते हैं। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली प्राइस से आपको कैसे क्या सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस का वेरिएंस क्या हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे थोड़ा सा चैट करके, प्राइस में आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि प्राइस वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, आप इसका एक, अगर कुछ भी नहीं आपने पढ़ा हुआ तो मेरे ख्याल में एक लेमैन की तरह भी आप बता सकते हैं कि मैंने प्राइस वेरिएंस मेरा कैसे है। एक मैंने स्टैंडर्ड की प्राइस और मैंने ये जो है एक्चुअल मेरी ये एंकर हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कम ज्यादा हो सकती है, प्राइस बेसिकली वेरी गुड, कम ज्यादा हो सकती है। आपका फेवरेबल वेरिएंस, वेरिएंस फिर आपका फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? एक तो नंबर वन मैंने आपको बता दिया कि प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएंस होगा, ठीक है। सेकंड आपका वेरिएंस जो है वो फेवरेबल होगा, अगर तो कास्ट आपने प्लान की हुई थी 2 रुपए की हुई थी और आपकी एक्चुअल हो रही है 3 रुपए, तो क्या है आपने ज्यादा इंकर कर दी, तो ये क्या है आपका अनफेवरेबल है। यानी जो आपकी फेवर में नहीं आ रहा, जो बिजनेसमैन की फेवर में नहीं आ रहा वो उसके लिए अनफेवरेबल है, और जो उसकी फेवर में आ रहा है उसके लिए फेवरेबल कहलाएगा। अब प्राइस उसके लिए डेफिनेटली अगर प्राइस ज्यादा इंकर हो रही है तो उसके लिए अनफेवरेबल है, लेकिन सेल मार्जिन उसके लिए अगर ज्यादा जनरेट हो रहा है एज पर प्लानिंग तो उसके लिए फेवरेबल होगा ना, कॉस्ट सेव होने में उसके लिए फेवरेबल होगा। तो कॉस्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस आपने जो सेट की माइनस एक्चुअल प्राइस जो इसकी बनी प्राइस, और आपने जो क्वांटिटी परचेज की या कंज्यूम कर रहे हैं परचेज के टाइम पे, ये परचेज प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये लिया जाता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस वैसे दो स्टेजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर वन आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब आप एट द टाइम ऑफ परचेज आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने लेट्स सपोज प्री डिटरमिनेट किया था, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि प्रोडक्ट ए के लिए जो हम मटेरियल परचेज करेंगे वो लेट्स सपोज आपने 2 रुपए का परचेज करना है, लेकिन आपको मार्केट में मिला वो 3 रुपए का, तो आपका ये क्या हो गया, अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। या आपने 2 रुपए प्लान किया होता तो आपको 1 रुपए का मिल गया, तो आपका फेवरेबल परचेज प्राइस वेरिएंस होगा। फिर सेकंड आपका वेरिएंस जो मटेरियल का कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ यूजेज हो रहा है, तो जब आप यूज करने जा रहे हैं तो आपने किस प्राइस पे उसको यूज किया। प्राइसेस क्योंकि आपको इन्वेंट्री में पड़ा होगा ना, प्राइसेस तो चेंज होती रहती है ना, तो फिर आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, लेट्स सपोज 5 रुपए आपने क्या जी कंज्यूम के टाइम पे हम उसकी कास्ट लेंगे, लेकिन वो तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती रहती है, तो उसमें वेरिएंस होता है। तो एट द टाइम ऑफ आप परचेज कर रहे हैं वो पर आपका मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड आपको यूजेज के टाइम पे भी किया जाता है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है, बेसिकली आपने क्या, ये हमें इससे मैसेज मिल रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि जैसे इसके नाम से इजारा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी आपने जो मटेरियल यूज किया है उसमें क्या वेरिएंस है। अब ये क्वांटिटी पे आ गया, वो था प्राइस पे, अब ये क्वांटिटी पे आ गया। इधर ये क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी जो है क्वांटिटी परचेज ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एट द टाइम ऑफ परचेज हम ये क्वांटिटी जो हमने परचेज की है, क्यू फॉर क्वांटिटी, पी फॉर परचेज, एस फॉर स्टैंडर्ड, पी फॉर प्राइस, ए फॉर एक्चुअल, सी फॉर कॉस्ट, ठीक है। और क्यू फॉर क्वांटिटी, पी फॉर परचेज, जो आपने परचेज की है वो क्वांटिटी। इस तरह यूजेज वेरिएंस जो है आपका ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वांटिटी का हम डिफरेंस देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ में हमने एक्चुअल परचेज जो है क्वांटिटी देखी थी, यहाँ पे हमने
स्टैंडर्ड प्राइस से अब कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी का डिफरेंस हमने ले लिया और प्राइस अब किससे करेंगे, स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें आप हर वेरिएंस में आग में देखेंगे कि एक चीज कॉमन आ रही है कि आपने प्राइस कैलकुलेट की है तो प्राइस का डिफरेंस और एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और जब क्वांटिटी का हम करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये याद रखना है कि रेट हमने कौन सा लेना होता है, स्टैंडर्ड। अब मटेरियल प्राइस में, मटेरियल में एक और वेरिएंस कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट मिक्स वेरिएंस कहलाता है। प्रोडक्ट मिक्स वेरिएंस जो होता है ये क्या है, प्रोडक्ट आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें 2-3 मटेरियल लग रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रोडक्शन होती है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का वेरिएंस बन रहा होता है कि आपने एक प्रोडक्ट पे लेट्स सपोज मटेरियल ए जो लगाया वो कितनी क्वांटिटी का लगाया, मटेरियल बी आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था वो कितनी क्वांटिटी का लगेगा। तो आप उसमें फिर मटेरियल वाइज देख रहे होते हैं कि मटेरियल ए की कितनी क्वांटिटी हमने प्लान की थी, स्टैंडर्ड सेट किया था, वो कितना लगा, मटेरियल बी कितनी क्वांटिटी प्लान की थी और कितना वो लगा। इस तरह मटेरियल सी अगर 2-3 मटेरियल या जितने भी मटेरियल ऐड अप हो रहे होते हैं तो हर मटेरियल का एक मिक्स वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड मिक्स बनाते हैं कि स्टैंडर्ड आपको बताता है कि ये क्वांटिटी जो आप प्रोडक्ट बना रहे जा रहे हैं इसमें मटेरियल ए की क्वांटिटी लेट्स फॉर 5 kg लगेगी, मटेरियल बी की क्वांटिटी आपकी कितनी लगेगी, मटेरियल ए है आपके पास लेट्स सपोज 5 kg, मटेरियल बी है आपके पास, मटेरियल बी की 10 kg लग रही है क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, ठीक है। अब इसका देखा जाएगा एक्चुअल में जाके फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल ये मटेरियल ए जो है वो मटेरियल ए जो है उसकी क्या क्वांटिटी कंज्यूम की है हमने, लेट्स फॉर 4 kg की है, लेट्स मीन कि ये हमारा 1 kg का क्या हो जाएगा, फेवरेबल बन रहा होगा। मटेरियल बी आपने क्या किया, लेट्स सपोज 12 kg लगा दिया तो 2 kg आपने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो ये क्या है आपका अनफेवरेबल है ना, ये आपका फेवरेबल है, ठीक है। इस तरह से एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जनरली हम ये दो तरह की मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल जो है वो वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब अगर हम देखें ये दो जो पार्ट बन रहे हैं मटेरियल वेरिएंस के, अगर इन दोनों को हम क्लब करेंगे तो ये टोटल मटेरियल वेरिएंस बन जाएगा। तो टोटल मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड कास्ट मटेरियल कास्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कास्ट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब ये दोनों का जब आप फेवरेबल रिजल्ट आ रहा है या अनफेवरेबल रिजल्ट आ रहा है, नेट ऑफ करते हुए जब आप टोटल से कंपैरिजन करेंगे तो आपका वो मैच हो रहा होगा। टोटल में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल कास्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कास्ट, तो ये आपका टोटल मटेरियल वेरिएंस होता है। अब सेकंड में आ जाते हैं, हम देखते हैं कि लेबर का क्या होता है, कि हम लेबर के जो लेबर वेरिएंसेस, अब लेबर में भी दो तरह के वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी कोई वेरिएंस क्रिएट हो रहा है तो उसकी दो रीज़न हो सकती हैं, या तो वो प्राइस की वजह से या वो क्वांटिटी की वजह से। तो लेबर में सबसे पहले हम इसी का रेट ही देखेंगे, रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। वी आर वेरिएंस, ठीक है, इसको वेज वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस या रेट, स्टैंडर्ड रेट उसको कह लें सर, प्राइस तो मटेरियल की होती है ना, रेट इसको बोलेंगे यहाँ, या वेज बोलेंगे, स्टैंडर्ड वेज, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू
एक्चुअल आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये रेट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो रेट का कंपैरिजन करेंगे ना स्टैंडर्ड के साथ, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल आवर्स से, एक्चुअल आवर्स से। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, रीडेबल है ये बोर्ड पे। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, एस फॉर स्टैंडर्ड, आर फॉर रेट, लेबर रेट, ये लेबर रेट को डिनोट करेगा। एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ए फॉर एक्चुअल, एच फॉर आवर्स, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेबर रेट वेरिएंस कहलाएगा। अब लेबर क्वांटिटी का वेरिएंस क्या कहलाएगा, यहाँ पे लेबर क्वांटिटी वेरिएंस नहीं कहलाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी लेबर ने अगर लेट्स सपोज 1 घंटे में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी थी, तो उसने आपने उसने कितने में प्रोड्यूस की, लेट्स सपोज उसने 50 1 घंटे में करनी थी, तो उसने 50 मिनट्स लिए, तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर है ना, उसने 10 मिनट आपके सेव कर दिए। लेकिन मे बी वो 1 आवर से ज्यादा भी ले जाए, 70 मिनट पे चला जाए, तो 10 मिनट्स का क्या है, फिर आपका वो अनफेवरेबल वेरिएंस मान रहा होगा, इनएफिशिएंसी में आ जाता है वो। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हम आर से देखेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स क्या है माइनस एक्चुअल आवर्स क्या है इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेबर रेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड का क्वांटिटी का डिफरेंस दिया, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट कौन सा हम लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे यहाँ पे, तो ये अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहलाता है। इसके बाद हमारा थर्ड क्या आ जाता है, ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस में हम क्या चीजें देख रहे होते हैं, जैसे ये पहले भी हमने पढ़ा था कि स्पेंडिंग वेरिएंस होता है और वॉल्यूम वेरिएंस होता है। नंबर 1 स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसी तरह फिर वॉल्यूम वेरिएंस हम इसका दे चुके हैं, तो वॉल्यूम वेरिएंस इसका हमने देखा था कि वो और जो है वो कितने बजटेड जो है वो, उसकी जो कैपेसिटी थी उसने हमने एग्जांपल भी एक कोट की थी कि जो उसकी कैपेसिटी थी, जो उसने स्टैंडर्ड एक सेट किया हुआ था कि मैं 50,000 आवर्स वर्क करूंगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक वो अपनी क्वांटिटी सेट कर लेता है कि मैंने डायरेक्ट लेबर आवर्स लेट्स सपोज 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करना है, लेकिन उसने कितना किया, 48,000 आवर्स काम किया, तो ये इसका क्या, 2000 वॉल्यूम वेरिएंस है ना, अनफेवरेबल हो जाएगा कि उसने, ठीक है, तो अनफेवरेबल हो जाएगा इसका 2000 का वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसमें एक जो सेल्स मार्जिन वेरिएंस में आपका कौन से वेरिएंसेस बन रहे होते हैं, अब ये जो सेल हमने पढ़ा है, सेल में भी हमने देखना है ना, वहां पे भी प्राइस भी इन्वॉल्व हो रही होती है और क्वांटिटी भी इन्वॉल्व हो रही होती है। अब सेल में भी हमने आपने दो तरह से देखने हैं,
एक तो ये प्राइस की वजह से होगा कि आपने सेल प्राइस जो सेट की होगी उसका क्या डिफरेंस आया, और एक क्वांटिटी का क्या डिफरेंस आया। ठीक है, ये भी दो तरह से बनेंगे ना, प्राइस का आपका क्या बनेगा और क्वांटिटी का वेरिएंस क्या बनेगा। जैसे प्राइस का हमने बताया कि प्राइस का प्राइस ही हम करेंगे ना, एक्चुअल सेल्स प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितने किस से करेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम से करेंगे ना। ठीक है, ये हमारा प्राइस वेरिएंस है। एक्चुअल सेल्स प्राइस आपने जो सेट की थी, सॉरी स्टैंडर्ड जो आपने प्राइस सेट की थी, तो एक्चुअल प्राइस आपकी क्या आई एंकर, और आपने अर्न की या सेल की आपने, तो ये सेल्स का आ रहा है कि आपने एक्चुअल सेल्स प्राइस क्या, किस पे आपने सेल किया, और स्टैंडर्ड सेल आपने प्राइस क्या सेट की हुई थी, और फिर एक्चुअल वॉल्यूम कितना रहा है। तो ये आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस मार्जिन, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस आप क्या कहलाएगा। सेल्स, सेकंड क्या है, सेल्स, ये सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ये सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस है। सेल्स, ये दो सेकंड कौन सा होगा आपका, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, कि अब ये वॉल्यूम आपने कितना किया, अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम, जो आपने बजट एक बनाया था, जो आपने एक प्लानिंग की थी कि हम इतने सेल करेंगे, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस बजटेड सेल्स वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम सेल्स के जो स्टेप है, सेल के स्टेप पे भी हम दो तरह से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। एक तो आपका प्राइस का वेरिएंस आ रहा होगा, और एक आपका आ रहा होगा सेल से क्वांटिटी का वॉल्यूम का वेरिएंस आ रहा होगा। तो ये इस तरह से एक पूरी पिक्चर बनती है जो वेरिएंस एनालिसिस की है, जो हमने ये देखी है कि ये प्रॉफिट में जो वेरिएंस, एक प्रॉफिट आपने प्लान किया था 1 लाख का, या 1,10,000 पे आप चले गए, या 90,000 पे आ गए, तो इसके पीछे ये सारे वेरिएंसेस इम्पैक्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं, ये जाके कोई फेवरेबल में आ रहा है, कोई अनफेवरेबल में आ रहा है, कोई प्राइस में आ रहा है, कोई क्वांटिटी में वेरिएंस आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे वेरिएंस कंट्रीब्यूट करते हुए एक वेरिएंस आपका जो प्रॉफिट में वेरिएंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि ये जो वेरिएंस आया प्रॉफिट में, जो वेरिएंस आया 10,000 का, जो एक वेरिएंस आया, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसमें इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ पे वेरिएंस, प्राइस में आया, क्वांटिटी में आया, लेबर में कहाँ पे वेरिएंस आया, वेजेस में उनके हमने कितनी वेरिएंस क्रिएट हुआ, फिर उनके जो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रहा, फिर ओवरहेड्स में वेरिएंसेस क्या है। तो ये सारे, फिर सेल मार्जिन में आपका वेरिएंस क्या था, प्राइस का था, क्वांटिटी का था। तो ये सारा इम्पैक्ट लेते हुए एक रिजल्ट पे आप पहुंचते हैं, और इस तरह से हम एक इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं कि ये जो हमारा वेरिएंस इंकर हुआ है किस वजह से हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है। लेट्स सपोज हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं कि कौन किसने कहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जिन जिन की होती है उनको फिर वो इन्वेस्टिगेट की भी किया जाए। जिस तरह लेट्स सपोज हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब जो अभी पूछा जाएगा, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, वो किसको ठहराया जाएगा, मैनेजर परचेज को ठहराया जाएगा कि आपने जो परचेज की थी स्टैंडर्ड तो हमने ये सेट किया था, आपने इस पे क्यों परचेज किया। उसकी वो फिर जस्टिफिकेशन देगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो भी है व्हाट्सएवर, वो इसकी जस्टिफिकेशन होगी। इस तरह जो यूजेज में फिर प्रोडक्शन के देंगे, ओवरहेड्स में और लेबर के और मटेरियल यूजर के जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे, वो इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे कि ये वेरिएंस उनकी वजह से है, उन्होंने इसको जो है इन्वेस्टिगेट करें, और इसका रिस्पॉन्सिबल उनको ठहराया जाएगा, वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो भी करेक्टिव मेजर्स होंगे वो लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड कास्ट है हमें हेल्प आउट करती है पूरे एक प्रोसेस में,
तो आपकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। इस तरह से ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है फाइनेंशियली तौर पे एक इम्पैक्ट रखती है पूरे एक सिस्टम में कि आपको कॉस्ट कंट्रोल करके देती है। बेसिकली आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, सेल्स मार्जिन वेरिएंस स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसको ज़रा रिपीट कर दें, शायद आप यहाँ पे विजिबल नहीं है, आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं था आपको, तो मैं ये ओवरहेड्स को ख़त्म करके यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि कोई भी, मैंने आपको बता दिया कि आपने ये याद रखना है, कोई भी वेरिएंस है उसमें दो ही तरह के है, प्राइस और क्वांटिटी। अब सेल्स मार्जिन वेरिएंस में भी क्या है, दो तरह से है। एक तो प्राइस की वजह से हो रहा है, सेल्स प्राइस की वजह कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आपका वॉल्यूम की वजह से होगा। आपने लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट, आप ए प्रोडक्ट थी आपके पास, प्रोडक्ट ए, उसकी आपने प्राइस सेट की RS 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और 10 रुपीज पर यूनिट आपने इसको प्राइस सेट की और कहा कि इसका जो वॉल्यूम सेल करेंगे वो हम ऑलमोस्ट 10,000 लेट्स सपोज यूनिट्स हम इसके सेल करेंगे, ठीक है। ये हम जब बजट बना रहे थे, अपनी प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, एक बजट सेट कर लेते हैं कि हम ये इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि ये करेंगे। अब जब हम एक्चुअल में आए, तो एक्चुअल में आके जो आपने प्रोडक्ट ए सेल की वो आपने 12 रुपीज की सेल की, ठीक है। आपने सेल की 12 रुपीज की, वॉल्यूम आपने इसका सेल कर दिया 9,000 यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम आपने 9,000 यूनिट सेल किया। अब देखें तो आपके दो तरह से वेरिएंस क्रिएट हो रहे हैं ना। नंबर वन, वेरिएंस आपका प्राइस का बन गया, तो प्राइस का क्या है, आपको ये प्राइस का वेरिएंस आपका क्या बन रहा है, 2 रुपए का आपका वेरिएंस है, ठीक है। 2 रुपए का वेरिएंस आपका प्राइस वेरिएंस कहलाएगा ना। तो प्राइस वेरिएंस कैसे आपने कैलकुलेट किया, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेल्स प्राइस हम लेंगे, ये एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल वॉल्यूम। जो एक्चुअल वॉल्यूम सेल किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम आपका 9,000 है ना। ये देखें आपका कितना हो जाएगा, ये 2 रुपए का आपका ये एक्चुअल प्राइस वेरिएंस बन रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय अब 9,000 से करेंगे तो ये 18,000 बन जाएगा ना। तो अब ये क्या आपका बनेगा, फेवरेबल बनेगा ना। सेल मार्जिन आपने 2 रुपए ज्यादा ले लिया है तो आपकी फेवर में ना, बिजनेसमैन की फेवर में है, तो ये फेवरेबल कहलाएगा। सेकंड आपका बन रहा है वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम आप देखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम आपका कितना है, 9,000 का। आपने प्लानिंग बजट क्या किया था, 10,000 किया। तो 10,000 आपका जो है वो 1,000 का आपका डिफरेंस आया ना। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट क्या, सेल्स सेलिंग वॉल्यूम में स्टैंडर्ड रेट नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों लेंगे कि आपने कॉस्ट का यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए होंगे ना वेरिएंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लेंगे। कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है आपका, आप कहते हैं सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ना हमारी, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ना हमारा। वेरिएबल कॉस्ट हम सारी लेस करके, सॉरी रिपीट कीजिएगा,
एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। जी जी, ये प्राइस का है ना, ये तो प्राइस का वेरिएशन, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड प्राइस कर लें, रेट सॉरी लिख दिया मैंने, प्राइस कर लें। सेलिंग प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इसलिए ओके गुड। तो ये सारा जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों यहाँ पे लिया कि हमने जो वेरिएबल का कॉस्ट का जो है ना, इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट का वेरिएंसेस है ये यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे हम उसका इम्पैक्ट जो है निकालते हुए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे उसका वेरिएंस ले रहे होते हैं। तो ये था एक पूरा कंप्लीट पिक्चर हमारी प्रॉफिट वेरिएंसेस के हवाले से। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब हमने इसके कुछ एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज में मैं कोशिश करता हूँ आपसे स्क्रीन जो है ना मैं शेयर कर सकूँ। एमसीक्यूज मेरे पास सॉफ्ट में तो मौजूद है, अगर स्क्रीन आपसे शेयर हो जाए तो मैं आपको फाइल्स में प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि फाइल शेयर हो सके। शेयर में फाइल कहाँ पे आ रही है, वेयर इज फाइल्स, उसमें जाके और कंटेंट्स फ्रॉम सेकंड। सॉरी स्टूडेंट, कोई इशू आ रहा है, ये शेयर नहीं हो पा रही फाइल, तो मैं ऐसे ही फिर जो है ना आपको बोर्ड पे करवा देता हूँ। बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, वाइट बोर्ड पे। नंबर 1 एमसीक्यूज है।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होगा? इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारा? ये टोटल हमारा मटेरियल दो तरह से मैंने आपको बताया था ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा दो तरह से हो रहा होगा, मटेरियल परचेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट, जब मटेरियल कॉस्ट का लफ्ज यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने टोटल देखना है, इन प्राइस भी इन क्वांटिटी भी। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, तो ये दो तरह से हो जाए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये टोटल मटेरियल वेरिएंस भी कहलाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन। कॉस्ट वेरिएंस जो होगा वो किसके दरमियान डिफरेंस होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज कॉस्ट वेरिएंस? कॉस्ट वेरिएंस हमारा क्या होगा जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमने कहा जी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है। अब हम कह रहे हैं कि कॉस्ट वेरिएंस क्या है, व्हाट इज कॉस्ट वेरिएंस? तो कॉस्ट वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कोई भी कॉस्ट वेरिएंस है तो आपका वो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, वेरी पारसली you have arrived answer। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not main component of standard cost? स्टैंडर्ड कॉस्ट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये हमने बताना है। मैं ऑप्शन 1 बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल यील्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड, नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन कंपोनेंट नहीं है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ऑप्शन में वो बता रहा है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन है जी स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। थर्ड है एक्चुअल यील्ड। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें बेसिकली ये सारे ही इसके कंपोनेंट बन रहे हैं ना, इसमें नन ऑफ अबव ही बन रहे हैं ना, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट है ना, ये सारे कंपोनेंट बन रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड रेट भी होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट भी होता है, एक्चुअल यील्ड भी देखी जाती है। तो इसमें जो है नन ऑफ अबव जो है वो इसमें आंसर बनता है कि ये सारे ही हैं, इसमें कोई भी नहीं है सच। यील्ड होता है बेसिकली आपकी जो एक्चुअल यील्ड, यील्ड की मीनिंग आप कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन जो आप करते हैं, लेट्स सपोज आपने कहते हैं कि आपकी पैदावार, यील्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार आपने जो प्रोडक्शन की होती है वो आपकी यील्ड कहलाती है। मटेरियल यील्ड्स या आपने एक्चुअल यील्ड्स आपकी क्या, एक्चुअल यील्ड्स क्या मतलब है यहाँ पे, प्रोडक्शन, कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है। एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। अनदर क्वेश्चन, which is the correct test of material variance? What is correct what is correct test of material variance? ऑप्शन 1 है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल परचेज वॉल्यूम माइनस मटेरियल एमएमवी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सॉरी एमसी एमसीवी एमवी एमयूवी वेरिएंस। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखना है कि टेस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंस क्या है बेस। नंबर 3 material cost variance is equal to material purchase variance plus material usage variance, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, there is a video pause. There is a something wrong with internet, I think. No video. Problem. Sorry for inconvenience. तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज द करेक्ट टेस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस का करेक्ट टेस्ट इसमें से क्या है? बेसिकली हमने क्या है फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, जो चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल टोटल वेरिएंस क्या है कि मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस और मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। दिस इज द राइट आंसर कि आपने ये आइडेंटिफाई किया है कि मटेरियल का वेरिएंस जो है वो करेक्ट टेस्ट कैसे करते हैं, मटेरियल वेरिएंस कैसे किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल का कॉस्ट और वेरिएंस टोटल जो होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले भी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। दिस इज द राइट आंसर। Another question is basic standard. Basic standard is established for बेसिकली स्टैंडर्ड किसके लिए एस्टेब्लिश होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए। बेसिक स्टैंडर्ड जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है एस्टेब्लिश किया जाता है, या शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है? करंट पीरियड के लिए किया जाता है? None of these. The question is, I am going to repeat it. Yes, right answer is long period. दरअसल इसने इसका जवाब दिया है बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश फॉर। बेसिक स्टैंडर्ड की हमने बात की थी कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सा होता है आपका? करंट स्टैंडर्ड जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं आपके। तो ये राइट आंसर क्या है? लॉन्ग पीरियड के लिए बेसिक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है। Another question is, standard costing is a technique of standard costing is a technique of planning business,
एक्टिविटी, नंबर 2 cost control, number 3 staffing, number 4 motivating. Standard cost is the technique of planning business activity, cost control, staffing, motivating. What is the right answer? Cost control. Very nice. This is the right answer. Option 2 is the right answer. ये हमने बात की थी स्टैंडर्ड कास्टिंग जो हम कर रहे थे, ये टेक्निक बेसिकली हिस्टोरिकल कास्ट जो थी उसमें लिमिटेशंस थी कि वो कास्ट को कंट्रोल नहीं करती थी, इसलिए स्टैंडर्ड कास्ट डेवलप की गई, स्टैंडर्ड कास्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये कास्ट को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की जाती है, सारी स्टैंडर्ड कास्ट सेट की जाती है। Another question is, standard costing yardstick for, standard costing is yardstick for measuring efficiency, controlling prices, reducing losses, none of these. What is the right answer? मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कास्टिंग इज yardstick फॉर measuring efficiency, controlling prices, measuring efficiency. I think yes, this is the right answer. measuring efficiency को measure करने के लिए भी स्टैंडर्ड कास्टिंग एक yardstick है। yardstick क्या होता है कि बेसिकली आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, उससे कोई भी एक yardstick सेट कर ली जाती है, फिर उससे उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये yardstick फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये एक yardstick है स्टैंडर्ड कास्टिंग। Another question is, difference between actual cost and standard cost is known as, difference between actual cost and standard cost, difference between standard cost and actual cost. Variance, very good. The right answer is variance. स्टैंडर्ड और एक्चुअल कास्ट के डिफरेंस के वेरिएंस होता है ना, तो इस राइट आंसर इज वेरिएंस।
Standard casting techniques suitable for standard casting suitable for किसके लिए suitable है जी? जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज, job order industries. Number 2, standard product manufacturing. Number 3, service industries. All of the above. All of above. Very good, right answer. Standard casting technique is suitable for, ये job order casting industries पे भी implement होती है, standard product manufacturing जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी हो रही होती है, services industries में भी ये implement हो रही होती है. तो इसका right answer क्या है? All above. All above is the right answer. इसी नेचर का एक और क्वेश्चन है, मैं रीड आउट कर देता हूं कि स्टैंडर्ड कास्टिंग इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कास्टिंग इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ रिपीटेटिव नेचर, जहां पे रिपीट हो रही होती हैं. नंबर 3, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्रीज. डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो ये कहाँ पे जो है सुटेबल है? ये उसी नेचर के क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द अबव. ये शुगर इंडस्ट्री में भी होता है, जहाँ पे रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है. तो ये सुटेबल फॉर ऑल ये इंडस्ट्रीज है. सर्विसेज इंडस्ट्री में भी आपको बताया कि ये बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है. तो ये सारी सर्विसेज में भी होता है, शुगर में भी होता है, टेक्सटाइल में भी होता है, कहीं पे भी ये सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है. तो इसमें राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है. Another question is standard cost is used standard cost is used, number 1, to ascertain the break-even point. Break-even point. Number 2, established cost volume profit relationship. Relationship.
नंबर 3 है as a base for price fixation and cost control through variance analysis. नंबर 3 है इसका as basis for cost control and variance analysis. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड, कि ऑल बेसिस एज अ बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस. तो राइट आंसर इसका, योर आंसर इज करेक्ट. अनदर क्वेश्चन इज देयर आर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर. There are types of standard are. Number 1, plant standards. Number 2, basic standards. Number 3, normal standards. Number 4, all above. All of the above. तो राइट आंसर क्या है इसका जी? नंबर 4 इज वेरी नाइस. Another question is excess of actual cost over standard cost. स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा हमारा? फेवरेबल वेरिएंस. नंबर 2, अनफेवरेबल. नंबर 4, abnormal variance. None of these. What is the right answer? Number 2, unfavorable variance. एक्चुअल कास्ट आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस होगा. वेरी नाइस, दिस इज द राइट आंसर, अनफेवरेबल वेरिएंस. देन कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं रीड आउट कर देता हूं, आप इसका बताइएगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है. नंबर 1, स्टैंडर्ड कास्ट एंड एस्टिमेट कास्ट आर डिफरेंट. Standard cost and estimate cost are different. False. Standard cost and estimate cost are different. ये स्टैंडर्ड कास्ट और एस्टिमेट कास्ट जो है ये बेसिकली डिफरेंट ही होती है. ट्रू आंसर होगा ना? यस, ट्रू. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने. जो स्टैंडर्ड कास्ट होती है बेसिकली आप एक स्टडी करके स्टैंडर्ड सेट करके उसको
आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं, लेकिन एस्टिमेशन बेस पे आप कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एस्टिमेट कर रहे होते हैं, एक एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि इसमें ये हो सकता है। स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर स्टडी करके स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जिसमें बहुत थोड़ा सा वेरिएंस आपके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एस्टिमेशन में आपकी वेरिएंसेस ज्यादा आने का चांस होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्ट्स। Another statement is variance are calculated for both material and labor. Variance can be calculated through, this is a very simple statement. Another statement is manufacturers normally establish standard cost for cost control. Manufacturer normally establish standard cost for cost control is true. Very nice. तो ये था आज का हमारा स्टैंडर्ड कास्टिंग के मतलब कुछ हमने एमसीक्यूज भी देखे, और भी आप इसके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं आप देखिएगा इसको भी। कोई आपका क्वेश्चन हो इसके मतलब तो आप पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर इज कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो हम नेक्स्ट सेशन में आप मिलेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेक्शन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, देन यू प्लीज आस्क मी। हैव यू एनी क्वेश्चन? Okay students, see you inshallah in next lecture tomorrow. लेबर की थ्योरीज की पढ़ानी है। यस, लेबर की थ्योरीज के बारे में अब आ रहे हैं हम ऑलमोस्ट हमने कास्ट जो है ना, कास्ट अकाउंटिंग के सारे जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने थोड़ा सा मटेरियल को देखना है। मटेरियल में बेसिकली जो आप इन्वेंट्रीज कर रहे होते हैं उसके मेथड्स क्या हैं, फिर इन्वेंट्रीज के लेवल्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। देन हम लेबर्स के जो है वो पेमेंट प्लान्स को देख लेंगे, और लेबर के जो चीज़ें हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये अगले जो एक दो लेक्चर होंगे बस इसी में हम ये इसको वाइंड अप कर देंगे, ये कास्ट को। फिर मटेरियल को पढ़ लेंगे, उसके जो मटेरियल के जो बेसिकली आपके जैसे मैंने बताया कि स्टॉक के लेवल्स को डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्रीज को डिस्कस करेंगे, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, और लेबर के जो है वो पेमेंट प्लान्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इस अगले जो कोशिश करेंगे एक या दो लेक्चर में, अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया सारा कवर अप हो गया तो ठीक, अदरवाइज फिर दो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करके हम फिर एक वाइंड अप कर देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, हैव यू गॉट दिस? Okay, thank you. See you inshallah in next lecture. Okay, Allah Hafiz.